चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सैम्पल पेपर नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, आपने अगर अब इससे पिछले के सैम्पल पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, 12th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ से आप अपने हिस्ट्री के तीनों सैम्पल पेपर देख सकते हैं, या मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के बच्चों सैम्पल पेपर को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लस एक आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईने अकबरी की क्या रेलिवेंस थी। ठीक है, अबुल फजल ने इसकी क्या इंपॉर्टेंस बताई, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे एक पॉइंट में कि आईने अकबरी जो अकबरनामा थी उसका 3rd एडिशन था। ठीक है, तो अबुल फजल ने इसकी रेलिवेंस बताते हुए कहा, पहला पॉइंट कि ये अकबर के टाइम का इंपीरियल गजेट था, यानी जो अकबर के रीजन में लिखे जाने वाली किताब थी उसका टाइम पीरियड का इंपीरियल गजेट था। दूसरा पॉइंट, ये कोर्ट लाइफ के बारे में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के बारे में नॉलेज देती है। तीसरा, यहाँ से हमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप बना सकते हो, या एक रेलिवेंट और ज़्यादा पॉइंट बना सकते हो कि इस बुक की मदद से हमें जान सकते हैं कि अकबर के दरबार में कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, यानी डाइवर्स पॉपुलेशन थी जिसमें हिंदू, जैन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट वगैरह सभी लोग थे। ठीक है, तो आप ये देख रहे होगे लगातार सैम्पल पेपर में कि आईने अकबरी, अकबरनामा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था अर्बनिज्म का मुग़ल एम्पायर में। तो बच्चों इसके बारे में हम लिखेंगे कि मुग़ल एम्पायर में जो आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें 3 पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट, जो अकबर था, अकबर ने क्या करा था, जो शेख सलीम चिश्ती थी उनकी टॉम्ब को कमीशन किया था, पैसा प्रोवाइड किया था। दूसरा पॉइंट, उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था जब उन्होंने गुजरात की विक्ट्री की थी, इसकी याद में बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। तीसरा पॉइंट, शाहजहां ने जब आगरा से दिल्ली को कैपिटल, शाहजहानाबाद को दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी तो उसने वहाँ पर रेड फोर्ट, जामा मस्जिद वगैरह बनवाए। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था अर्बनिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट के एडवांटेजेस बताने हैं। तो बच्चों ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, फिर से यहाँ पे पिछले सैम्पल पेपर में इस वाले में फिर से मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट होगा कि इससे एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, इसकी मदद से जो स्टेट होगा वो एक फिक्स्ड रेवेन्यू ले पाएगा। तीसरा, यहाँ पर जितने भी एक मिडिल क्लास जनरेट हो जाएगी जो कि इन्वेस्टमेंट करेगी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को राइज कर अपनी इनकम को बढ़ाने में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक मिडिल क्लास जनरेट हो जाएगी। तो 3 एडवांटेजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है चपाती मूवमेंट। 1857 के चपाती मूवमेंट के बारे में बताना है। तो इसमें आप पॉइंट्स नहीं बना पाओगे कंपैरेटिवली। ठीक है, इसको आपको समझाना पड़ेगा कि जो चपाती मूवमेंट था एक तरीके का मूवमेंट है जिसमें हज़ारों चपातीस को बांटा गया। इसमें जो फ्लैट चपाती हुआ करती थी इसे बांटते थे और माना जाता था कि ये जो चपाती हैं ये नेटिव रूलर्स के मैसेज कैरी करती हैं, कि रूलर्स चाहते थे कि सभी लोग 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करें। यहाँ रोटी बंटवाने का जो मेन मतलब था वो क्लियर नहीं था पूरी तरीके से, लेकिन ये माना गया कि ये अपहीवल के लिए, कि लोग आए 1857 में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए एक संकेत था। ठीक है, इसमें माना जाता था कि रात को एक व्यक्ति आता था गांव में, चौकीदार को 5 रोटी दिया करता था और उससे कहता था कि वो भी इस तरीके की 5 रोटी बनाए और अगले गाँव तक पहुँचाए और आगे वाले से भी बिल्कुल ऐसा करने को कहे। ठीक है, ये था चपाती मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। 3 पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट बच्चों, पहला पॉइंट ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के द्वारा नहीं चुने गए थे, इसलिए ये जो डिसीजन लेंगे सभी लोगों से अपना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, मुस्लिम लीग ने लास्ट टाइम पे कह दिया कि नहीं हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, पाकिस्तान की डिमांड कर दी। तीसरी प्रॉब्लम, यहाँ पर जो कई मेंबर्स थे या सोशलिस्ट लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फेथ नहीं रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ब्रिटिशर्स ने बनाया है ना। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फेस करनी पड़ी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी पर, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि जो मुगल्स हैं, मुगल इंडिया में अगर हम कल्चर की बात करें, मुगल कोर्ट के राउंड था, इसके रेफरेंस में हमें अपने स्टेटमेंट को देना है। ठीक है, तो अगर हम इसके स्टेटमेंट में पॉइंट्स बनाएंगे तो आप पॉइंट्स कैसे बनाओगे, देखो पॉइंट्स में लिखना। पहला पॉइंट होगा हाईली रिफाइंड कोर्ट कल्चर। ठीक है, जो कोर्ट कल्चर था वो काफ़ी हाईली रिफाइंड कोर्ट कल्चर था जिसको सेटअप करने का काम वहाँ के एम्परर, प्रिंसेस, अमीर्स वगैरह किया करते थे। दूसरा हेडिंग होगा सेंटर पीस वॉज द थ्रोन, यानी जो मेन सेंटर पीस था उस पूरे के पूरे कोर्ट का वो था वहाँ का थ्रोन, यानी उसका सिंहासन। इस सिंहासन को इस तरीके से दिखाया जाता था जैसे एक्सिस मुंडी के रूप में। एक्सिस मुंडी का मतलब होता है वो पिलर जिस पर अर्थ सपोर्टेड है, अर्थ टिकी हुई है। इसी तरीके से पूरा दरबार किस पे टिका हुआ है, थ्रोन पर।
तीसरा हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा बेटा द स्टेटस ऑफ नोबिलिटी बाई स्पेशल प्रॉक्सिमिटी, यानी कोई नोबल राजा के जितने पास बैठा होगा उसका स्टेटस उतना ही ज़्यादा होगा। चौथा होगा बच्चों, चौथा पॉइंट बनाएंगे नो वन कैन लीव विदाउट परमिशन। अगर एक बार राजा सिंहासन पे बैठ गया तो बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से उठ नहीं सकता, कोर्ट को छोड़ नहीं सकता। इसके बाद पांचवा पॉइंट बनाएंगे पनिशमेंट फॉर स्लाइटेस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एटिकेट्स। अगर किसी भी व्यक्ति ने कोर्ट के ज़रा से भी एटिकेट्स को तोड़ने की कोशिश करी, उन्हें नकारने की कोशिश करी, तो उसको पनिश किया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट बन जाएगा फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन, यानी सैल्यूट करने की अलग अलग फॉर्म्स थी। किस व्यक्ति का कितना ऊंचा तबका है उस बेसिस पर वो उस तरीके से सैल्यूट करेगा, जिसमें सैल्यूट करने के 3 तरीके थे, सिजदा करना, चहर तस्लीम करना और ज़मीन बोस करना। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गए। आप अगर इसमें एडिशनल पॉइंट जोड़ना चाहते हो तो वो भी जोड़ सकते हो। प्रोटोकॉल फॉर एनवॉइज, बाहर से आने वाले व्यक्ति जो दरबार में आते हैं उनके लिए भी प्रोटोकॉल्स थे कि उन्हें या तो ज़मीन बोस करना पड़ेगा, पैर ज़मीन की चूमनी पड़ेगी, किसिंग द ग्राउंड करना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, या पर्शियन स्टाइल में जिसमें एक हाथ को अपने चेस्ट के सामने लेकर सर को झुकाना पड़ता है, इस तरीके से राजा को सलाम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि र्यूमर्स और प्रोफेसीज ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करा। ये मैं आपको पिछले सैम्पल पेपर में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। इसकी चॉइस में आते हैं 1857 की जो रिवोल्ट है, इसके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि ये फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस का। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि हिस्टोरियंस इसके लिए अलग अलग व्यूज़ रखते हैं। इस पॉइंट को समझा देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वॉर था, इसके बारे में पिछले सैम्पल पेपर में पढ़ चुके हैं, वो आप प्लीज़ वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसके बारे में कुछ अलग अलग सोच भी थी। जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे जिनका नाम था सर जॉन लॉरेंस और सीली, इनका मानना था ये सिपाही म्यूटनी थी। यानी म्यूटनी ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे सभी लोग रूल्स को डिसोबीडेंस करें और आर्म्ड फोर्सेस की मदद से रेगुलेशंस को तोड़ने की कोशिश करें। 1857 के रिवोल्ट को कई हिस्टोरियंस ने सिविल म्यूटनी कहते हुए कहा कि इसे सिपाहियों ने शुरू किया था, अवध के सिपाहियों ने शुरू करा था, जिसके कारण थे कि वहाँ पर जो ग्रीस कार्टेजेस थी कि जिस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, दूसरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था सिपाहियों के साथ में। तीसरा, जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। इसके अलावा रिलीजियस सिंबल्स ओपनली डिस्प्ले करने की परमिशन नहीं थी, जैसे सरदारों को वो पग बांधना या इस तरीके से वो रखना अपने पास में, जो 5 का होते हैं वो नहीं रख सकते थे। तो इस तरीके से ये सारे रीज़न थे जिससे सिपाही म्यूटनी कहा गया इसे, क्योंकि सिपाहियों ने शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ डिस्क्रिप्शन हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द न्यू क्लास दैट एमर्ज इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में एमर्ज होने वाली नई क्लास के बारे में हमें बताना है, ठीक है। जो नई क्लास यहाँ पर एमर्ज हुई थी उसके बारे में। तो ये जो नई क्लास थी इसके पॉइंट्स देखो बच्चों क्या क्या होंगे। इसके पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट बनेगा कि ये जो नई क्लास थी वो जोतदार थे। जोतदार 18th सेंचुरी में एमर्ज हुए थे पावर के रूप में, ठीक है, क्योंकि जो जमींदार थे उन्हें कई क्राइसिस फेस करने पड़े थे। अब इनके मेन फीचर्स के बारे में बताते हैं कि इनके मेन फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर, इनके अंडर में बहुत बड़ा एरिया आता था लैंड का गांव में। दूसरा, गांव में ये लोकल ट्रेड और मनी लैंडिंग को कंट्रोल किया करते थे। तीसरा, ये गरीब कल्टीवेटर्स को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर रखा करते थे और उन्हें कंट्रोल करने का काम किया करते थे। चौथा रीज़न, इनकी जो ज़मीन हुआ करती थी वो शेयर क्रॉपर से कल्टीवेट कराया करते थे। पांचवा पॉइंट होगा कि ये जो ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदार को रेसिस्ट करते थे कि वो जमा को ना बढ़ा पाएँ। जमा मतलब वो टैक्स या वो रेंट जो कि ज़मींदार किसानों से लेता था, ठीक है, वो जमा को ना बढ़ा सके, इसीलिए ज़मींदार का रेसिस्ट करने का काम करते थे। 6th पॉइंट कि ज़मींदार के जो ऑफिशियल्स रेंट लेने के लिए आते थे तो उन्हें उनकी ड्यूटी करने से रोक दिया कर देते। अगला पॉइंट अगर आप बनाना चाहो तो ये बना सकते हो कि जब भी ज़मींदार की ज़मीन ऑक्शन हुआ करती थी तो जो जोतदार ही थे जो उन्हें खरीदने जाया करते थे। और अगर आप इसमें भी ऐड करना चाहते हो तो इन्हें हवलदार, घंटीदार और मंडल्स के नाम से भी जाना जाता था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, इस पर कि मेन फीचर्स बताने हैं 5th रिपोर्ट के। तो बच्चों 5th रिपोर्ट के बारे में मैं आपको पूरा का पूरा समझा चुका हूँ पिछले सैम्पल पेपर में ही, इसीलिए मैं अब इसको आगे समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। बस ये पूछा गया इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या हैं इसकी। 5th रिपोर्ट की शॉर्टकमिंग्स मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें खामियाँ क्या क्या थी। इसकी पहली खामी थी अनऑफिशियल रिपोर्ट थी। पहला पॉइंट हेडिंग बनेगा अनऑफिशियल पॉइंट रिपोर्ट का मतलब होता है इसमें क्या लिखा गया, क्या इसमें एनालाइज किया गया, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं होता था, केयरफुली नहीं किया जाता था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि जो ज़मींदार थे, ज़मींदार की प्रॉब्लम किस तरीके की थी। ज़मींदार से ज़मीन को ऑक्शन कराया जाता था तो कई बार ज़मींदार जी गलत तरीके से उस ज़मीन को खुद ही अपने पास अपने कंट्रोल में बनाए रखते थे।
ठीक है, ज़मींदारी हर बार डिस्प्लेस नहीं हुआ करती थी, ये भी रिवील नहीं होता था। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि रिपोर्ट बायस्ड थी, यानी इसमें क्या होता था, जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने मेल एडमिनिस्ट्रेशन को हाईलाइट नहीं करती थी कि किस तरीके से गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, ये दिखाने का काम नहीं करती थी। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा सैम्पल पेपर। इसके बाद बस हम देखो, मैं आपको सोर्स बेस के लिए स्क्रीनशॉट के लिए रोक देता हूँ, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए सोर्स बेस का, ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। सेकंड सोर्स बेस है क्वेश्चन नंबर 9, सोर्स बेस का पहले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। आते हैं सेक्शन नंबर डी, मैप वर्क पर। मैप वर्क में हमसे कह रहा है कि एक रीजन जहाँ पर बहादुर शाह जफर ने रूल किया था, तो ए बहादुर शाह जफर यानी दिल्ली, जहाँ पर सारे सिपाही पहुँचे थे इनकी परमिशन लेने के लिए। फिर हमसे इसी में पूछ रहा है आगे कि मार्क एनी वन प्लेस ऑफ मैप, एक बनारस मैप, या तो बनारस लगाना है या कलकत्ता लगाना है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हमें लगानी है। तो दोनों ही मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाओगे, ज़रा देखो। अगर आपसे कलकत्ता लगाने के लिए कहा जाए तो ये हो जाएगा कलकत्ता, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कलकत्ता बंगाल में। इसके अलावा बनारस पूछा जाए तो कहाँ लगाओगे, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार का बॉर्डर हो गया, और यहाँ नीचे की साइड यहाँ पर पॉइंट लगा देना, ये बनारस हो जाएगा आपका। तो ये हो गया बनारस और ये हो गया कलकत्ता। ठीक है बच्चों, ये हो गया मैप वर्क कंप्लीट, सैम्पल पेपर कंप्लीट। अगर आपको आंसर लिखने का तरीका समझ में आ गया, आपको लगता है कि अब आंसर लिखना आसान हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कर दिया है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। मिलेंगे बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। और बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जिसके पास भी हिंदी के, ठीक है, क्योंकि 2 मई को आपका हिंदी का एग्जाम है। अच्छे से तैयारी कीजिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।